नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एनडीए ने तेज की नई सरकार के गठन की कवायद, घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता। अब कल होगी एनडीए की अगली बैठक, दिल्ली में जुटेंगे सभी सांसद। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे बधाई संदेशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, सभी का जताया आभार, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जताई उम्मीद। बहुमत से बहुत दूर विपक्षी गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने की कोशिशों पर लगाया विराम, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सही समय पर लेंगे सही फैसला। बेंगलुरु में आज खत्म हो रही है यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत, रेवन्ना पर गंभीर धाराओं के तहत 3 मुकदमे दर्ज। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौसम ने ली करवट, धूल भरी आंधी के बाद बारिश ने दी भीषण गर्मी और तपिश से राहत, अगले 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रहने के आसार। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के साथ किया आगाज, पहले मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया, रोहित शर्मा की तूफानी पारी, अब 9 जून को होगा पाकिस्तान से सामना। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। एनडीए एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर चुका है। चुनावी नतीजों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद घटक दलों के सभी नेता कल दिल्ली में थे। एनडीए की इस बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपना नेता चुन लिया। अब कल का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इसके लिए दिल्ली में एनडीए के सांसद एकजुट होंगे। कहा जा रहा है कि कल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 240 सीट पर जीत हासिल हुई है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से दूर है, लेकिन अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के पास है। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए ने बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जो बेहद अहम है। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक होने के बाद कहा कि अगर हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं तो हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। हमने यह चुनाव सामूहिक रूप से लड़ा है। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. एक तरफ एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की ओर से कुछ नेताओं के दावे हवा हवाई हो गए। बहुमत से बहुत दूर विपक्षी दलों के इस गठजोड़ ने चुनावी नतीजों के बाद पहली बैठक बुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक में घटक दलों के बीच राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। कई सुझाव भी मिले, लेकिन फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि गठबंधन बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और लोगों की आकांक्षा पूरी करने के लिए सही समय पर उचित कदम उठाया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोग हमारे गठबंधन को मिले भारी समर्थन के लिए भारत के लोगों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन भाजपा के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ना जारी रखेगा।
the constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. इससे पहले बुधवार को दिन भर सियासी हलचल जारी रही। चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और राष्ट्रपति ने पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाले रखने का निवेदन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निवर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए बुधवार रात राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में संपन्न 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में जीत हासिल करने पर विश्व के नेताओं के फोन कॉल और बधाई संदेशों के लिए उनका धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विश्व के नेताओं के संदेशों का जवाब दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद मेरे मित्र इमैनुअल मैक्रों। भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी असाधारण भरोसा और आत्मविश्वास से रेखांकित होती है। मैं अपने लोगों और दुनिया के लाभ के लिए हमारे क्षितिज 2047 विजन को साकार करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए फोन कॉल पर बधाई देने पर पीएम मोदी ने कहा, आम चुनाव में रिकॉर्ड भागीदारी और एनडीए की सफलता के लिए भारत के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए कॉल करने पर राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद। हमने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के जरिए कॉल पर बधाई देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, आपके फोन कॉल और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हम एक मजबूत, दूरदर्शी भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे साझा मूल्यों और हितों और हमारे जुड़े हुए लोगों के बीच जीवंत पुल का निर्माण करेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के जरिए दी गई बधाई के जवाब में पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से बात करके खुशी हुई, उनके शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद। हमने भारत और नेपाल के बीच गहरी और बहुआयामी साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया और अपने संबंधों में सकारात्मक गति को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे के जरिए फोन कॉल पर दी गई बधाई के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका हमारी पड़ोसी प्रथम नीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत को श्रीलंका का भरोसेमंद भागीदार होने पर गर्व है। मैं सभी आयामों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के हमारे संयुक्त दृष्टिकोण को साकार करने के लिए तत्पर हूं। मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के जरिए दी गई बधाई के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं अपने तीसरे कार्यकाल में भारत मॉरिशस के विशेष संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमारे दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग की आशा करता हूं।
भूटान नरेश जिग्मे-खेसर नामग्याल वांगचुक के जरिए किए गए फोन कॉल बधाई के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं महामहिम भूटान नरेश को उनके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। भूटान भारत साझेदारी अद्वितीय और अनुकरणीय है। मैं साथ मिलकर काम करना जारी रखने और इस असाधारण साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हूं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बधाई के जवाब में पीएम मोदी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, जिनमें पिछले दशक में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। मैं हमारी जन केंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए बधाई संदेश देते हुए उन्होंने लिखा, जैसे जैसे यूरोपीय संघ अपने चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है, हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों में लोगों की आवाज बुलंद करने का जश्न मनाते हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ और भारत के बीच निरंतर सफल साझेदारी की आशा भी व्यक्त की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की और एक्स पर पोस्ट किया कि सतत विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं से निपटने और हमारे देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में तीसरे कार्यकाल की बधाई। ब्राजील और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्याय का मुकाबला करने और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजील में G20 और IBA शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से मिलने की उम्मीद भी जताई। अमेरिका के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत पर पीएम मोदी को एक्स पर बधाई दी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, अमेरिका भारत सरकार के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। साथ ही उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले करीब 650 मिलियन मतदाताओं की सराहना की। ब्रिटेन के विदेश सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में आपकी जीत पर बधाई। भारत और यूके अपने लोगों को जोड़ते हुए मित्र और साझेदार के रूप में अच्छे संबंध साझा करते हैं। कुर्दिस्तान रीजन के राष्ट्रपति नचिरवन बरजानी ने दोबारा निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई संदेश देते हुए लिखा, भारत के कुर्दिस्तान क्षेत्र और इराक के बीच संबंधों में निरंतर प्रगति की आशा है। और इधर लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सदस्यों का स्वागत करने के लिए तैयार है। लोकसभा सचिवालय ने 18वीं लोकसभा के सदस्यों के निर्बाध पंजीकरण के व्यापक व्यवस्था की है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और तकनीक पर आधारित है। सदस्यों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर गाइड पोस्ट पर ड्यूटी करने के लिए लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यह प्रक्रिया 14 जून तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। इससे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण पुराने संसद भवन में होता था। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन कहा जाता है। इस बार सचिवालय ने संसदीय सौध में यह व्यवस्था की है। ओडिशा राज्य में 24 साल बाद भाजपा ने नवीन पटनायक का किला ढहाकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है। विधानसभा की 78 और लोकसभा की 20 सीटें जीतकर भाजपा ने राज्य में बीजेडी को चारों खाने चित्त कर दिया है। ओडिशा में भाजपा की प्रचंड जीत और नई सरकार गठन के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ओडिशा में भाजपा के प्रदेश प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर से। उड़ीसा में 24 साल बाद भगवा लहराया है। विधानसभा की 147 सीटों में 78 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। आइए बात करते हैं इस जीत के मायने और भविष्य की दिशा और दशा। तमिलनाडु का अधिकारी है, यहाँ पर इनकी उसमें था, इस्तीफा देकर वो काम कर रहा है। मंत्री उनके लिए सभाएं कराते थे, मंत्री और एमएलए की हैसियत नहीं थी उनसे मिलने, किसी को टाइम नहीं देते। और उन्होंने देखिए, एक कंपनी यहाँ बिजली देती है महंगी,
तमिलनाडु को देती है सस्ती, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जनता समझ चुकी थी कि नवीन बाबू तो नाम मात्र के हैं, यहाँ की सरकार के मालिक तो पांड्यान हैं, और परिणाम आप देख रहे हैं। तो ये जनता का मूड जो था वो बदलने का मूड था कि इस सरकार को बदलना है। इन्होंने चुनाव में जनता से जो वादे किए हैं उसी के अनुरूप आने वाले दिनों में न केवल उड़ीसा का सम्मान और स्वाभिमान फिर से लौटाने का काम करेंगे, बल्कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के जरिए प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित भी करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन इस बार ईवीएम काफी खुश है, क्योंकि ईवीएम पर किसी ने अब तक हार का ठिकरा नहीं फोड़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी भी चुनाव में हारने वाला अब ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव नतीजों की खास बात ये भी रही कि ईवीएम पर किसी ने अब तक हार का ठिकरा नहीं फोड़ा है। ईवीएम बनाने वाले भी आज चैन की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि कोई उन्हें नहीं कोस रहा। लोकसभा चुनाव में एक तरफा नतीजे नहीं आने से हालात बदले, तो आरोप लगाने वाले भी इसी ईवीएम से निकले परिणाम का जश्न मनाने लगे और इसे जनता और लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि अचानक से लोकतंत्र वापस आ गया है, चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। ए जॉय, ए विक्ट्री इंडिया का है, ए विक्ट्री हमारा देश का है, ए विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ए विक्ट्री हमारा किसान का है। हालांकि चुनाव आयोग ने हमेशा ही ईवीएम को लेकर स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। इसी साल 16 मार्च को आम चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट कहा था कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाने वालों को उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब भी दिया था। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। अब चुनाव नतीजों के बाद अचानक से ईवीएम हैक होने की चर्चा ही बंद हो गई। अब चर्चा है जनता के नाराज होने की, नैरेटिव है लोकतंत्र के जीत की। मतगणना की प्रक्रिया में देरी के आरोप भी लगे। हालांकि इन सब में कहीं ईवीएम का नाम नहीं लिया गया। आरोप ईवीएम की जगह डीएम पर शिफ्ट होता नजर आया, लेकिन मतगणना से ठीक एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक पार्टियों के आरोपों पर शायराना अंदाज में पलटवार किया। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। सच्चाई यही है कि लोकतंत्र में लोगों के हाथ में ही तंत्र की चाबी होती है, लेकिन ईवीएम पर आरोप लगाकर विपक्षी दल अपनी हार का आकलन ही नहीं करते थे। चुनाव दर चुनाव यही स्थिति बनती रही। 2014 के बाद भी कई राज्यों में विपक्ष को जीत मिली, लेकिन हर हार के बाद ईवीएम को जिम्मेदार बताने की कवायद शुरू हो जाती थी। ऐसे में यह सुखद संयोग है कि देश के सबसे बड़े चुनाव में ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। लोकसभा चुनाव नतीजों ने ईवीएम को भी मुस्कुराने का मौका दे दिया है। ईवीएम की विश्वसनीयता फिर से बरकरार हो गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी भी चुनाव में हारने वाला अब ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इधर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता आज सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक पद की शपथ दिलाएंगे। सैनी ने कल करनाल विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी तरलोचन सिंह को 41,540 मतों के अंतर से हराया है। उन्हें कुल 95,004 मत मिले। और बात मौसम की करें तो दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पानी के संकट को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका के तहत दिल्ली सरकार द्वारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को 1 महीने तक अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इससे पहले सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को बैठक करने और दिल्ली की मांग पर विचार करने को कहा था। आज कोर्ट को बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा भी सौंपा जाएगा। और इधर कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी कस्टडी आज खत्म हो रही है। जेडीएस से निलंबित प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने 31 मई को 6 दिन की एसआईटी की कस्टडी में भेजा था। वो 30 मई की रात 35 दिन बाद जर्मनी से भारत लौटा था। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से जेडीएस का उम्मीदवार था और उसके खिलाफ 3 महिलाओं से यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं। बहरहाल रेवन्ना अपना चुनाव हार चुके हैं। एसआईटी आज फिर अदालत से रेवन्ना की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। और इधर दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कल मौसम ने करवट ली। दिल्ली और गाजियाबाद में लगातार गर्मी से जूझ रहे लोगों को कल थोड़ी राहत मिली। देर रात तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। हालांकि बारिश और तेज आंधी के बाद कई इलाकों में पावर सप्लाई भी कट कर दी गई। बारिश के होने से पारे में भी गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि कल दिल्ली का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं नोएडा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई है। उधर मुंबई के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। कल शाम से ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और बूंदाबांदी भी हुई। असम में बाढ़ की स्थिति में कल से सुधार हुआ है। हालांकि सिलचर में एक और व्यक्ति के मर जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कोपिली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कछार, नागांव, करीमगंज, धेमाजी, मोरीगांव, होजाई, डिब्रूगढ़, दीमा हसाओ, हैलाकांडी और कार्बी आंगलोंग पश्चिम जिला प्रभावित है। कुल 375 गांव और 19 राजस्व मंडल भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 112 राहत शिविर और 21 वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। 22,000 से अधिक लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान चला रही है और बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री मुहैया करा रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी हवा के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में गरज बिजली और तेज हवा के साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगले सप्ताह मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम आईएमडी ने 7 और 9 जून के बीच असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। और इधर चिकित्सा जगत में हर उपलब्धि एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। एक ऐसी खबर भारतीय सेना के कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर से आई है। कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में डॉक्टर्स की एक टीम ने सशस्त्र बलों में पहले पैंक्रियास ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक पूरा किया। ट्रांसप्लांट टीम ने भारतीय सेना के एक सैनिक के ब्रेन डेड मरीज पिता से सफलतापूर्वक पैंक्रियास और किडनी निकाल एक जरूरतमंद रोगी में प्रत्यारोपित की। सशस्त्र बलों में पैंक्रियास ट्रांसप्लांट की यह पहली उपलब्धि है। ट्रांसप्लांट के लाभ पाने वाले मरीज एक मेडिकल छात्र हैं। और इसके साथ ही समाचारों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।